सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से आप लोग जरूर से जुड़ें। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं, जो काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर के अंदर जो टॉपिक्स रहते हैं, तो कोरोनल मास इंजेक्शंस के ऊपर है ये। और इफ़ यू विल फाइंड लास्ट ईयर भी आई थिंक सोलर फ्लेयर से रिलेटेड प्रश्न ऑलरेडी आपका आया था। अगर देखा जाए तो जैसे जो सन है, सूरज है, उसकी जो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है, उसके लिए हम जो शब्द यूज़ करते हैं दैट इज़ कोरोना। सूरज की आउटर मोस्ट जो लेयर है उसके लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं दैट इज़ कोरोना। और उस लेयर के माध्यम से काफ़ी सारे जो चार्ज पार्टिकल्स एमिट होते हैं, तो इन दैट कंडीशन वी कॉल इट एज कोरोनल मास इजेक्शंस। सो दे आर लार्ज एक्सपल्शंस ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन्स कोरोना। बहुत सारा जो प्लाज्मा मतलब होता है जो चार्ज्ड पार्टिकल्स है, और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सन का जो कोरोना कोरोना का मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है वहाँ से expand its size में expansion as they propagate away from the sun, and large SME can reach a size comprising near quarter of the space between earth and sun। तो ये एक है, जैसे मतलब सूरज और अर्थ के बीच में जो डिफरेंस है, सन और अर्थ के बीच का जो डिफरेंस है, तो ये इतना साइज इंक्रीज हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट टू अंडरस्टैंड, जैसे गीला कपड़ा है और उसको आप ऐसा झटको तो कैसे पानी की बूंद, अगर कोई सामने खड़ा होगा तो पानी की बूंदें उसके फेस में जाएंगी। तो उसी तरीके से जो चार्ज पार्टिकल है सूरज से काफ़ी दूर तक दे कैन रीच, एंड दे कैन कवर अप टू द डिस्टेंस साइज। ये सूरज से अटैच होते होते ये इसकी डिस्टेंस इतनी हो सकती है कि आधी डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उस तक रीच कर सकती है। देन नियर सोलर मैक्सिमा द सन प्रोड्यूस अबाउट CME एवरी डे, whereas near solar minima there is one about 1 CME जो है कोरोनल मास इजेक्शन एवरी 15 डेज। ये जो है मतलब इसमें चेंज किया गया है। तो यहाँ पे जो ये की स्टेज होती है, मतलब सोलर मैक्सिमा सोलर मिनिमा, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सूरज में जो एक्टिविटी होती है। जब एक्टिविटी सूरज में बहुत ज़्यादा होती है दैट इज़ अ मैक्सिमा, जब कम होती है तो मिनिमा। तो जब मैक्सिमा होगी तो ज़्यादा इजेक्शन होगा, तो ये मतलब ये एक्सचेंज कर दिया गया है। Like solar maxima में like about their solar maximum में sun produce about 3 CME every day, whereas in solar minima there will be there is about 1 CME every 1 CME every 5 days। solar minimum में every 5 days, and यहाँ पे 3 CME every day होगा, अराउंड 3 CME every day हो सकता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो गया। तो ये ध्यान में रखना, ये हिंदू के अंदर न्यूज़ आई है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास रिसेंटली फ्लाइट ट्रायल्स जो आपका हुआ है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल हाई एरियल टारगेट्स हीट, मतलब जो आपके टारगेट्स हैं आसमान के अंदर उसको हिट करना, रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था DRDO के द्वारा फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा चांदीपुर से। अभ्यास में रिक्वायर्स मिनिमल लॉजिस्टिक एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर देखा जाए मतलब उन्हीं चीज़ को बनाने के लिए अगर हम बाहर से कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा ये मतलब लॉजिस्टिक्स भी कम है, कॉस्ट भी इसमें कम है। ये जो फ्लाइट्स हैं दे हैव बीन डिज़ाइंड बाय DRDO की जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है। एंड यहाँ पे क्या है कि इट ऑफर्स अ रियलिस्टिक थ्रेट सिनारियो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द वेपन सिस्टम। तो यहाँ पे ये एक प्रकार से जो ट्रायल हुआ था, और इसमें क्या है कि एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है जो एकदम रियल सिचुएशन है। रियल सिचुएशन में वेपन्स को कैसे यूज़ करना है वो चीज़ मतलब एक क्रिएट की जाती है। एंड इट इज़ इंजीनियर्ड फॉर ऑटोनोमस फ्लाइंग विद असिस्टेंस ऑफ एन ऑटो पायलट डेवलप्ड इंजीनियसली। एक ऑटो फ्लाइंग सिचुएशन क्रिएट की जाती है, उसको जो है ऑटो पायलट रन भी किए जाते हैं। तो कई प्रकार के जैसे ऑब्जेक्टिव्स भी थे इस ट्रायल को जब कंडक्ट किया गया था। एंड जो भी फॉर एग्जांपल जो भी अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं उनको टेस्ट करना था, प्लस बूस्टर लॉन्चर्स क्लियरेंस, जो लॉन्चर क्लियरेंस है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और जिसको टेस्ट आपका किया गया है। जो फ्लाइट ट्रायल्स है उसके वेरियस पैरामीटर्स जैसे स्पीड है, किस एल्टीट्यूड में, रेंज कैसी है, इन सब चीज़ों की टेस्टिंग आपकी की गई अभ्यास के अंदर। तो फ्लाइट ट्रायल्स थे। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, आंसर इसका होगा ऑल थ्री। तो ये न्यूज़ आप इंडिया टुडे के, इंडिया होल्ड सक्सेसफुल मॉक ड्रिल्स ऑफ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स। नेक्स्ट देखते हैं मेशियन सैलानाइट की ऊपर सैलिनिटी क्राइसिस की बात कर लेते हैं।
इसे हम मेशियन इवेंट भी कहते हैं। एंड इन इट्स लेटेस्ट स्टेज एट द लैगोमेर इवेंट, it was a geological event during which the Mediterranean Sea went into a cycle of partial or nearby complete desiccation or drying up throughout the latter part of the Messian age of Miocene epoch. It ended with a Zanclean flood when Atlantic reclaimed the basin. So अगर देखा जाए तो मेडिटेरेनियन जो सी है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर सॉल्टियर देन द नॉर्थ अटलांटिक एंड इट इज़ नियर आइसोलेशन बाय स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और इवापरेशन भी है। तो जैसे अगर मेडिटेरेनियन सी में यू हैव हायर रेट इवापरेशन की, अगर हम बात करें तो इवापरेशन ज़्यादा है। देखो अगर छोटी जगह है, छोटा एरिया है और वहाँ पे पानी ज़्यादा है, मतलब पानी प्रेजेंट है, और अगर पास छोटा एरिया है और वहाँ पानी प्रेजेंट है, उसका इवापरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे सैलिनिटी विल ऑल्सो भी हायर। तो मेडिटेरेनियन सी की कंटेक्स्ट में देखा जाए तो मेडिटेरेनियन सी है, और अटलांटिक सी के कंपैरिजन करा जाए तो मेडिटेरेनियन सी इज स्मॉलर। फ्रेश वाटर का इनलेट आउटलेट आपका कम है, तो सैलिनिटी विल बी हायर, सॉल्ट कंटेंट आपका उसमें कंपेरेटिवली आपका हायर होगा। और जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, इट क्लोजेज अगेन, द मेडिटेरेनियन वुड मोस्टली ऑपरेट इन अबाउट 1000 ईयर्स, आफ्टर विच कंटिन्यूड नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ अफ्रीका में ऑब्लिटरेट द मेडिटेरेनियन ऑल टुगेदर। तो जैसे अगर आप थोड़ा मैप देखोगे ना, तो जैसे ऐसे अफ्रीका है, इधर ऐसे यूरोप है, बीच में मेडिटेरेनियन सी है, और यहीं पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो जैसे जैसे ये मूवमेंट आपको मान लो आगे ऊपर की तरफ हो सकता है, तो ये जो साइज़ है मेडिटेरेनियन सी की, दैट विल ऑल्सो कीप ऑन रिड्यूसिंग, तो इसकी साइज़ भी होगी। सो यहाँ पे आपको याद रखना, तो मैसेनियन सैलिनिटी क्राइसिस, जिसे मैसेनियन इवेंट भी कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या था कि ये एक ऐसा इवेंट था जब मेडिटेरेनियन जो सी है, मेडिटेरेनियन सी है, वो एक तरीके से ड्राई अप हो रहा था थ्रू आउट द लेटर पार्ट ऑफ द मैसियन एज ऑफ मियोसेन एपोक। ये मतलब एक आप ये मानो कि जियोलॉजिकल एज होती है ना, जैसे हम लोग के टाइम पे होता है, तो जैसे कोई 15-20 साल ऐसे, तो इस टाइप का ये हज़ारों साल में ऐसे जो डिवीज़न किया गया है कि मियोसीन एपो है ये इस टाइप से, तो उसमें एक समय था मेसिनियन एज। तो वो ऐसा समय था जब मेडिटेरेनियन जो सी है, जो समुद्र है, मेडिटेरेनियन समुद्र है, वो आपका ड्राई होता चला जा रहा था। और क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ द, मान लो अफ्रीका का नदर्न साइड का जो मूवमेंट है। अब इसकी वजह से ये भी है कि इट एंडेड विद द जेनिकलियन फ्लड व्हेन द अटलांटिक रिक्लेम्ड द बेसिन। तो ये भी है कि जैसे मान लो कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ प्रोसीड कर रहा है, मेडिटेरेनियन सी की साइज़ रिड्यूस हो रही है, बट अटलांटिक ओशियन का जो पानी है, इट कैन कॉज द फ्लड। अगर आप मैप देखोगे तो वो जो फ्लड है, वो जैनक्लियन फ्लड उसको बोला गया कि दैट हैज़ रिजल्टेड इन द फ्लड कॉल्ड एज जैनकियन फ्लड। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो आपको याद रखना है कि मैसिनियन सैलिनिटी क्राइसिस किससे आपका रिलेटेड है। ठीक है, देखो ये ऐसे टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर कोई भी सेशंस देखोगे, कहीं भी सेशन देखोगे, ऐसे टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं जनरली। तो ये थोड़ा सा देखना, ये ज्योग्राफी के अच्छे टॉपिक्स कंसीडर आप इनको कर सकते हो। और अभी जो करंट अफेयर्स का जो कोर्स जो है, तो इसमें क्लासेस मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो कल पहली क्लास डाली थी, तो 2024 अगर आप कर रहे हो तो इसको ज़रूर से ज्वाइन करना है। ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए थे पहली क्लास के अंदर, मात्र 30 मिनट्स में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, हीट वेव, फूड फोर्टिफिकेशन, वर्सेस टॉर्टॉइज, हैवी मेटल्स इन व्हीकल, सर्टेन पॉइंट ऑफ यूज़, फूड फोर्टिफिकेशन, इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड न्यू स्टेट्स पर्सनालिटी राइट्स, ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ते चले जाएंगे आपके। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसको 2024 की तैयारी कर रहे हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर आपको करना है। और 30% ऑफ वाला जो है वो भी आपका एक्टिव है। इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने किया था वो आपका टाइम्स ऑफ इंडिया क्या था कि इजरायली साइंटिस्ट फाइंड न्यू अंडर वाटर कैनियन नियर साइप्रस। नेक्स्ट देखते हैं, नगोया प्रोटोकॉल है, ये ईजी है, आप आंसर करने का प्रयास करो खुद से। ये कन्वेंशन है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उससे रिलेटेड है, दैट एड्रेसेस फेयर इक्विटेबल बेनिफिट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्सेस। बायोडाइवर्सिटी का जो एक्सेस है उसको, जैसे मान लो जिससे का भी बिलोंग करता है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपने सभी के लिए उसका बेनिफिट शेयर किया जा सके। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि इंश्योर करता है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेस हैं, मतलब कोई भी मान लो कोई प्लांट भी है, कोई प्लांट स्पीसीज है, उनमें मौजूद जो जीन्स है वो कई जीन्स का इस्तेमाल आप नई चीज़ों को बनाने के लिए कर सकते हो, तो दैट विल बी एक्ट एज अ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये जेनेटिक रिसोर्सेज है, उसको हम फेयरली यूज़ कर सके, शेयर कर सके। इट्स एम इज़ द इम्प्लीमेंटेशन, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे
यहाँ पे एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोटोकॉल है ये अडॉप्ट कब किया गया था, 29 अक्टूबर 2010 को इसको अडॉप्ट किया गया था। फोर्स में कब आया था ये, 12 अक्टूबर 2014 के अंदर ये आपका आया था, मतलब ये इसका जो व्हाट वी कॉल इट एज की फोर्स में आया था। अप्रैल 2022 में ये 137 कंट्रीज़ के द्वारा रेटिफाई किया गया था। और इसका एम क्या है, थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ it aims in the implementation of three objectives of convention on biodiversity। तीन ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको ये आपका इम्प्लीमेंट करने का इसका है। तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, उनको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। इम्प्लीमेंटेशन वन ऑफ द थ्री ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नॉट ऑल बट वन ऑफ द थ्री ऑब्जेक्टिव। और तीन ऑब्जेक्टिव वो कौन कौन से हैं? पहला, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज मतलब जो मेन जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, जैसे मान लो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो भी जीन्स प्रेजेंट है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो नए प्लांट्स को बनाने के लिए, इस टाइप से नई वैरायटीज़ लाने के लिए। तो जो ये जेनेटिक रिसोर्सेस हैं, इन जेनेटिक रिसोर्सेस का इस्तेमाल फेयरली किया जा सके, सभी के द्वारा किया जा सके, तो ये स्थिति रहती है। तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास नगोया प्रोटोकॉल है। तो स्टार्टिंग के दोनों स्टेटमेंट आपके फर्स्ट एंड सेकंड से ये डाउन टू अर्थ की ये न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स कार्ड थेरेपी जिसे हम कहते हैं। ये भी हमने कई बार डिस्कशन किया। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट का जो टी सेल्स होते हैं, जो कि इम्यून आप कह सकते हैं इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सेल्स हैं, ये इनमें बदलाव किया जा सकता है, जिसके बाद उनका इस्तेमाल किया जा सकता है कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए। टी सेल्स जो है दे आर टेकन फ्रॉम द डोनर ब्लड, किसी के से जो है जो टी सेल्स आपके लिए जाते हैं। जीन्स जो है ये जो जीन्स फॉर स्पेशल रिसेप्टर दैट बाइंड टू अ सर्टेन प्रोटीन ऑन द पेशेंट कैंसर सेल्स। जैसे मान लो कोई भी पेशेंट है, उसका कैंसर सेल्स है, उसमें मौजूद जो कुछ रिसेप्टर्स हैं, तो यहाँ पे जो जीन है फॉर स्पेशल रिसेप्टर्स, मतलब जैसे टी सेल्स में कुछ ऐसा बदलाव किया जाएगा जिससे कि कैंसर सेल्स जो है वो रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करेगा। एक एंटीना टाइप आप मानो, कैंसर सेल में जो मौजूद होगा उसको रिकॉग्नाइज करके फिर उसका खात्मा करेगा या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा इसमें ये लिखा है कि टी सेल्स डोनर ब्लड से लिया जाता है। रादर ऐसा नहीं है, जिसके शरीर में कैंसर है उसमें उसके शरीर में मौजूद जो टी सेल्स हैं उन्हीं को निकाल के और फिर उस पर चेंजेस आपके किए जाते हैं। तो मतलब ये डोनर पे नहीं, पेशेंट के ब्लड से ही आपका किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। तो यहाँ पे इंडिया टुडे की आपकी न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू अल्टर मैग्नेट की अगर बात किया जाए, अल्टर मैग्नेटिज्म इज इंट्रोड्यूस्ड। अल्टर मैग्नेटिज्म की बात करें तो ये क्या है, ये इंट्रोड्यूस किया है एज अ कैटेगरी ऑफ मैग्नेटिक स्टेट। ठीक है, अल्टर मैग्नेटिज्म की अगर बात करें तो ये क्या है, ये इंट्रोड्यूस किया है एज अ कैटेगरी ऑफ मैग्नेटिक स्टेट विथ कॉलिनियर एंटी फेरोमैग्नेटिक स्पिन्स एंड अल्टरनेटिंग वेरिएशन ऑफ लोकल स्ट्रक्चर अराउंड स्पिन्स in such a way that the symmetry allows typical ferromagnetic behavior. All type of altermagnet themselves have a broken parity time reversal symmetry. The concept of altermagnetism can be extended to accommodate non-collinear spin and multi-local structure variation. देखो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है कि ये एक ऐसे, जब हम अल्टर मैग्नेट्स की बात करते हैं, ये ऐसे मैग्नेट्स हैं, ऐसे मैग्नेट्स हैं जो कि दे हैव अ एंटी फेरो अरेंजमेंट ऑफ वन काइंड ऑफ एन स्पिन। ठीक है, तो जैसे मान लो एक कंसेप्ट होता है फेरो मैग्नेटिज्म। फेग्रो मैग्नेटिज्म होता है जैसे कोई भी मेटल है, जो भी मटेरियल है, अगर आप उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है तो वो फेरो मैग्नेटिज्म हो सकता है। उसके जस्ट अपोजिट है ना, लाइक इट विल हैव एंटी फेरो अरेंजमेंट जो है उसमें क्रिएट हो सकता है। एंटी फेरो अरेंजमेंट एक काइंड का स्पिन इसके अंदर क्रिएट हो सकता है साइमल्टेनियसली विथ अल्टरनेटिंग ओरिएंटेशन ऑफ लोकल स्ट्रक्चर अराउंड द स्पिन, मेंटेनिंग अ सिमेट्री दैट इनेबल्स फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये अल्टर मैग्नेटिज्म या अल्टर मैग्नेट्स ये ऐसे मैग्नेट्स हैं जिसमें आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक स्पिन है। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक स्पिन का क्या मतलब होता है कि जैसे जो मौजूद मान लो इलेक्ट्रॉन्स ही अगर मौजूद है तो वो एक पर्टिकुलर
एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में दे विल बी देयर, ठीक है। तो वो उसका क्या होगा, वो उसका स्पिन कहलाता है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग एटम के अंदर देखोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है एटम के अंदर, तो दे विल बी इन अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, तो वो उसकी स्पिन कहेगा, लाइक वी विल कंसीडर इट एज ए स्पिन। तो ये क्या है कि भले जो, अगर स्टेट की अगर हम बात करें, ये एक ऐसा मैग्नेटिक स्टेट है जहाँ पे एक पहली चीज़ तो ये है कि भले उसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक स्पिन प्रेजेंट है, लेकिन जो उसका लोकल स्ट्रक्चर है, जो एक लोकल लेवल पर जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें जो मौजूद जो लोकल स्ट्रक्चर और उसमें जो वेरिएशंस देखने को मिलती हैं इस प्रकार से कि वो एक फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर रखता है। फेरोमैग्नेटिक मतलब जैसे इट इज़ लाइक अ मैग्नेट, कि ऐसा मटेरियल बनेगा जो मैग्नेट से तुरंत अट्रैक्ट हो सकता है। तो भले उसके अंदर वी कैन से कि एंटी फेरोमैग्नेटिक स्पिन प्रेजेंट है, लेकिन जो लोकल स्ट्रक्चर में उसके बदलाव होते हैं, मतलब बदलाव जो होते रहते हैं, उस वजह से वो एक फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर उसके अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही टिपिकल है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया बताने के। जितने भी अल्टर मैग्नेट्स हैं वो उनका दे हैव अ ब्रोकन पैरिटी टाइप रिवर्सल सिमेट्री, मतलब इनकी जो सिमेट्री मतलब एक अरेंजमेंट जो है वो एक समान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी देर इज़ अ लाइक दे हैव ब्रोकन पैरिटी टाइम रिवर्सल सिमेट्री, देर इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएशन ऑल्सो, उसमें ये भी देखने को मिलता है। इट कैन ऑल्सो भी एक्सटेंडेड टू अकोमोडेट नॉन कॉलिनियर स्पिन्स। देखो कॉलिनियर मतलब मान लो ये ऐसे एक सिंगल लाइन में कॉलिनियर हो गया, नॉन कॉलिनियर मतलब ये आपका डिफरेंट ओरिएंटेशन है। जैसे मान लो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स ऐसे जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे जा रहे हैं, ये नॉन कोलिनियर है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट अल्टरमैग्नेटिव ये एकोमोडेट कर सकता है नॉन कोलिनियर स्पिन को, और बहुत सारे मल्टीपल जो लोकल स्ट्रक्चर है उसको ये इंक्लूड कर सकता है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं आपके सही हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि अल्टरमैग्नेट्स अ न्यू चैप्टर इन द मैग्नेटिज्म एंड थर्मल साइंस, तो देखो ये एक एडवांस करंट अफेयर्स है। बार बार मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं भी इसको पढ़ के समझाने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है कुछ लेवल पे आप ना समझ पाओ, तो आप एटलीस्ट आप रीड करोगे, कुछ तो दिमाग में जाएगा ही ना, कुछ तो दिमाग में जाएगा, और वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। भागना नहीं है, जो भागेगा तो फिर उसका तो फिर हम क्या कह सकते हैं, भागना नहीं है, आपको कोशिश करनी है, समझने का प्रयास करना है जितना हो सके। एटलीस्ट आप नोट्स बनाओगे और सारी चीज़ें, तो वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब सेंटर्स। समर्थ जिसे हम कहते हैं, तो ये बेसिकली असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, जिससे कि वो अपने वर्कफोर्स को ट्रेन कर सके, और जो भी इंडस्ट्रियल फोर्थ रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके प्रति अवेयरनेस जनरेट किया जा सके। जो सेंटर है, सेंटर सेट किए गए हैं अंडर द स्कीम फॉर इन्हांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडियन सर्विस सेक्टर। तो ये इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर में ऐसे सेंटर्स का गठन किया गया है। इंडियन कैपिटल गुड सेंटर, इंडियन कैपिटल गुड सेंटर मतलब इक्विपमेंट्स एंड ऑल, कैपिटल गुड सेंटर, वहाँ पे आपके ये सेट किया गया, ये आपके ये सेटअप किए गए हैं सेंटर्स को। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पीआईबी की न्यूज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिमालयन ग्रिफन। हिमालयन ग्रिफन जो है ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर रखा गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट में। उसके बाद हिमालयन वल्चर जो है मेनली हायर रीजन जो हिमालय और तिब्बतन प्लेटू है वहाँ पाए जाते हैं। हिमालयन वल्चर्स दे हैव मतलब दे आर इबुप्रोफेन, इसकी टॉक्सिसिटी उनको फेस करना पड़ रहा है। सो जो हिमालयन वल्चर्स हैं ये भी डिक्लोफिनेक की वजह से, जो जानवर है उनके अंदर पेन किलर के रूप में ये इस्तेमाल होता है, और उसको खा के वल्चर्स का खात्मा हुआ है पूरे तरीके से। तो एक बहुत सैड न्यूज़ भी है, आप कह सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपके सही हैं, और थर्ड आपका है गलत है। ये दवा का नाम डिक्लोफिनेक है। ये तो बहुत ही कॉमन साइड चीज़ है, बहुत समय से आप लोग पढ़ भी रहे हो। तो ये देखो, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफर्स अ सेल हेवन फॉर वल्चर्स। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको कहा, करंट अफेयर्स के कोर्स की क्लासेस मैंने डालना स्टार्ट कर दी। पहली क्लास में हमने ये टॉपिक्स कवर किया, आप जब भी चाहो ज्वाइन कर सकते हो उसको। 2024 की अगर तैयारी कर रहे हो तो मिस नहीं करना है। पहला लेक्चर डाल दिया, मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स आपको आएंगे, और इतने सारे टॉपिक्स मैंने कवर किया। अभी 30% ऑफर का एक्टिव है, ठीक है। वो बाय मिस्टेक 30 रुपीज़ एक्टिव था, लेकिन अब 30% वो एक्टिवेट हो गया। मुझे आप मैसेज करके बता देना, इसको क्लास मिस नहीं करना है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मैं आप लोग के लिए कवर कर रहा हूँ, काफ़ी सारे टॉपिक्स। अब देखो एक 25-30 मिनट की क्लास में इतने सारे टॉपिक्स कवर हो गए, और जब 1 आवर की क्लास होगी तो इसके 2-3 गुना टॉपिक्स हो जाएंगे, और वो चीज़ें बहुत हेल्प करेंगे, और सारे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छा प्रीलिम्स में स्कोर कर सके। saurabh-pandey-upsc.com, या नीचे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी सारे कोर्स एक्टिव है, CSAT का कोर्स एक्टिव है, उसके बाद आपका करंट अफेयर का कोर्स एक्टिव है, एग्रीकल्चर का कोर्स एक्टिव है, उसके बाद आपका जो है टेस्ट सीरीज़ भी एक्टिव है, ARC रिपोर्ट भी एक्टिव है। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।